ओके, तो मैं पहले एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म को ओवररेटेड कहा है, लेकिन मैं जेन्युइनली अग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मेरे लिए पीपल वी मीट ऑन वेकेशन इजीली मेरे टॉप 2026 की लिस्ट में जरूर जाएगी। और जब मैं आपको बताऊंगा कि ये फिल्म किस बारे में है, तब आप समझोगे क्यों। अब एक चीज जो शायद तुम नहीं जानते, ये नेटफ्लिक्स का एमिली हेनरी के किसी भी नॉवल का पहला फिल्म अडेप्टेशन है। एमिली हेनरी आज के टाइम में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले रोमांस ऑथर्स में से एक है, और ये फिल्म उनकी 2021 की बेस्ट सेलिंग बुक का अडेप्टेशन है। और यहाँ एक फन फैक्ट है, ऑथर ने इस फिल्म में खुद एक कैमियो किया है। और ये भी सुनो, दोनों लीड्स की केमिस्ट्री रीड वो जूम पे हुई थी। टॉम ब्लिथ और एमिली रीडर ने अपना पूरा केमिस्ट्री टेस्ट जूम कॉल पे किया था, रिमोटली किया था। और फिर भी जब तुम फिल्म देखते हो, उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल और इतनी रियल लगती है। और एक और चीज, फिल्म से पहले एमिली ब्लिथ स्वीडन में थी जब उन्हें फिल्म के ऑडिशन का पता चला। वो एक रोड ट्रिप पे थी यूरोप में, तो उन्होंने बुक की एक कॉपी ली और कार में पूरी पढ़ ली फिल्म के लिए प्रिपेयर करने के लिए। इस लेवल का डेडिकेशन था उनका, और ये दिखता है फिल्म में, ट्रस्ट मी। अब मूवी का प्लॉट क्या है? तो फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है दो लोगों को, एलेक्स और पॉपी। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज हैं, और दोनों साथ में हर साल एक वेकेशन पर जाती है। फिल्म दो टाइमलाइन से मूव करती है, प्रीवियस समर्स और प्रेजेंट समर, और दोनों ही टाइमलाइंस में आप दोनों से कुछ अलग फील करते हो। पास्ट में ये दोनों क्लोज हैं, इजी हैं, खुश हैं, और प्रेजेंट में क्लियरली कुछ गलत हो गया है। दोनों एक दूसरे के साथ ऑकवर्ड हैं, ज्यादा फॉर्मल हैं, और दोनों के बीच तुम वो ऑकवर्डनेस आराम से फील कर सकते हो। पूरी फिल्म तुमसे एक सवाल पूछ रही रहती है, आखिर इतने अच्छे दो दोस्तों के बीच हुआ क्या? और मैं प्रॉमिस करता हूँ जवाब वेट करने लायक है। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फिल्म, नंबर 1, द इंट्रो एंड आउट्रो। फिल्म एक बहुत ही फनी और एक रिलेटेबल से छोटे सीक्वेंस के साथ स्टार्ट होती है कि हम वेकेशन पे क्या क्या कर सकते हैं, और ये तुम्हें इमीडिएटली हुक कर लेती है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे फिल्म का आउट्रो ज्यादा पसंद आया, क्योंकि फिल्म के एंड तक आई सेट बैक एंड थॉट शायद ये पूरी फिल्म एक्चुअली उसी चीज के बारे में है जो हम सब ढूंढते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, और वो रियलाइजेशन और हार्ड हिट करती है। The opposite characters and setup. Poppy outgoing, expressive, impulsive and loud, best possible तरीके से। वहीं पे Alex quiet, calm, reserved, और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो सोचता है एक सेकंड कुछ बोलने से पहले, और उसके अंदर एक इमोशनल साइड है जो तुम उसके चेहरे पे लिटरली देख सकते हो बिना कुछ बोले। और फिल्म ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही फन और लाइट में सेटअप करती है दोनों कैरेक्टर्स के लिए स्टार्टिंग से ही। वो ट्रैफिक जैम मोमेंट, वो बुरी तो सिचुएशन, सब कुछ इतने ग्रेट कॉमेडिक टाइमिंग के साथ किया गया है, और ये तुम्हें इनके बारे में सब कुछ राइट अवे बता देता है। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम पूरी फिल्म में एलेक्स को पॉपी की वजह से चेंज होते हुए देखते हो। उसकी एनर्जी स्लोली एलेक्स को ओपन अप करती है, और टॉम ब्लिथ ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को बहुत खूबसूरती से प्ले किया है। उन्होंने इंटरव्यूज में ये भी कहा कि द फन इन द रिलेशनशिप स्टेम्स फ्रॉम पॉपी poking at his tough exterior, leading Alex's transformation into the carefree vacation Alex we get to see on the screen. The comedy and cheerful vibe. सारे ड्रामा और इमोशनल टेंशन के बावजूद फिल्म में इतनी चीयरफुल वाइब है। बहुत सारे फन और ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं जो फिल्म को एक लाइट टोन भी देते हैं। वो सीन जहां एलेक्स मिस्टर राइट को अपने फियर ऑफ फ्लाइंग के बारे में बताना चाह रहा है, और मिस्टर राइट उसे कुछ और ही समझ लेते हैं, वो स्टुपिडली इतना फनी लगता है। और फिर वेकेशन एलेक्स का अपने कपड़े से वॉश अवे होते हुए देखना, वो सीन पे मुझे बहुत हंसी आई। ये मोमेंट्स रियल और नेचुरल लगते हैं, फोर्स्ड नहीं। और न्यू ऑरलियंस वाला डांस सीक्वेंस तो सुनो, पॉला अब्दुल की फॉरएवर यंगल पे सेट है, और ये एक्चुअली डर्टी डांसिंग और चार्ली एंजल से इंस्पायर्ड था। कास्ट और डायरेक्टर ने डेलिबरेटली इन दो फिल्म्स को इस सीन में ट्रिब्यूट दिया, और ये पूरी फिल्म के वन ऑफ द चार्मिंग मोमेंट्स में से एक है। द टू टाइमलाइन स्ट्रक्चर, ये उन चीजों में से एक है जो फिल्म बहुत अच्छे से करती है। फिल्म ना प्रेजेंट समर और प्रीवियस समर्स के बीच मूव करती रहती है, और हर एक पास्ट वेकेशन एक नए इमोशनल चैप्टर की तरह फील होता है। कनाडा, न्यू ऑरलियंस, न्यूयॉर्क, टस्कनी, बार्सिलोना, हर ट्रिप पॉपी और एलेक्स की एक अलग वर्जन को दिखाती है उनकी लाइफ में उस पॉइंट ऑफ टाइम में। पास्ट की वार्मथ और प्रेजेंट की ऑकवर्डनेस का कॉन्ट्रास्ट तुम्हें डीपली क्यूरियस बनाता है कि आखिर भाई गलत क्या हुआ। और एक टाइम बाद जब दोनों इतनी दूरी के बाद एक दूसरे से फिर से मिलते हैं ना, तो ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि जैसे दोनों एक दूसरे को दोबारा डिस्कवर कर रहे हूँ। द सिनेमाटोग्राफी एंड लोकेशंस, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये नोटिस करें क्योंकि ये वर्थ इट है। फिल्म देखने में बहुत ब्यूटीफुल है, कलर्स वाइब्रेंट है, लोकेशन स्टनिंग है, और फिल्म देखने में इतनी अलाइव फील करती है। प्रोडक्शन ने एक्चुअली फिल्म का एक मेजर पार्ट पाम स्प्रिंग से बार्सिलोना शिफ्ट किया जो नॉवल में था, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप प्लीज
सिनेमाटोग्राफी फिल्म देखते वक्त जरूर नोटिस करना। द कन्फ्रंटेशंस एंड हाउ दे लैंड। एक मोमेंट आता है जहां पॉपी और एलेक्स अपने बीच की टेंशन को हिंट करते हैं, लेकिन ऑनेस्टली वो कन्फ्रंटेशन इतना हार्ड हिट नहीं करता, लेकिन ये इंटेंशनल है बिकॉज एज एन ऑडियंस उस पॉइंट पे यू लैक इन्फॉर्मेशन। तुम अभी जानते ही नहीं कि उनकी लाइफ में टस्कनी में क्या हुआ था। लेकिन दूसरा कन्फ्रंटेशन जो उनकी पूरी हिस्ट्री देखने के बाद आता है वो बिल्कुल अलग तरीके से लैंड करता है बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड द वेट ऑफ एवरीथिंग, द जेलेसी एंड द हार्ट ब्रेक। कुछ छोटे लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक सीन्स हैं जहां एलेक्स क्लियरली जेलस फील करता है जब वो पॉपी को किसी और के साथ देखता है। ये डायरेक्टली कभी कहा नहीं जाता, बस वहां पे होता है और ये बहुत रियल फील करता है। और फिर वो कुछ ऐसा करता है जो पॉपी को क्लियरली हर्ट करता है और तुम सोचते जाते हो कि क्या ये उसका ईगो था, क्या ये दर्द था, या दोनों, क्योंकि क्लियरली उसके अंदर जो फीलिंग्स थी जो बहुत लंबे टाइम से दबी हुई थी वो धीरे धीरे बाहर आ रही थी। पॉपी शॉक एंड रियलाइजेशन। बिल्कुल जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पॉपी ही तुम्हें खुद शॉक दे देती है। अपने तरीके से वो गलत नहीं है लेकिन कंफ्यूज्ड है। और कुछ मोमेंट्स थे जहां मैं उसके डिसीजन से खुद पर्सनली अग्री नहीं कर रहा था फिल्म देखते हुए। इट फेल्ट लाइक शी वॉज स्टिल हाइडिंग। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि उसका कैरेक्टर ये सब फिगर आउट कर लेता है। उसे रियलाइज होता है कि उसे जिंदगी से और वेकेशंस की जरूरत नहीं, उसे अपनी जिंदगी चाहिए। और वो मोमेंट जब वो अपना पैसा टिकट लिखती है अपने पूरे साल का, वही उसका टर्निंग पॉइंट है। द म्यूजिक स्कोर। इस फिल्म का म्यूजिक इतना एक्यूरेट है, पता है कि कब स्टेप इन करना है और तुम्हें फीलिंग में पुश करना है बिना ज्यादा ड्रामेटिक हुए। एक मोमेंट है फिल्म के एंड में जहां पॉपी सिर्फ अपने बॉस को देख रही है और कुछ नहीं कर रही, लेकिन सिर्फ उस बीट का म्यूजिक तुम्हें सब कुछ बता देता है कि वो क्या क्या सोच रही है। ये एक सिंपल मोमेंट है लेकिन परफेक्ट है। नाउ व्हाट वुड हैव बीन बेटर। ऑनेस्टली एक रिकमेंडेशन के तौर पे मेरे पास कुछ बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ कहना है तो वो ये है कि जो व्यूअर्स ऑलरेडी बुक पढ़ चुके हैं उनको नोवेल के कंपैरिजन में इस फिल्म के इमोशनल बीट्स थोड़े कंप्रेस लग सकते हैं। एमिली हेनरी ने खुद एक्नॉलेज किया कि मूवी अडेप्टेशन के लिए कुछ चीजों को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करा गया है, लेकिन एक फिल्म एक्सपीरियंस के तौर पे अपने आप में ये फिल्म परफेक्टली काम करती है और मैं वो सब फील कर पाया जो फिल्म ये मुझे कराना चाहती थी। टू कंक्लूड, ऑनेस्टली बहुत टाइम बाद मुझे एक न्यू जेन रोम कॉम को देख के इतना अच्छा फील हुआ और ये फिल्म कंफर्टेबली मेरे 2026 के टॉप में से एक है। ये एक मस्ट वॉच है, सिर्फ रोम कॉम फैंस के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो कभी किसी ऐसी जगह जाने का इंतजार करते हैं जहाँ कोई ऐसा हो जिसके साथ वहां जाना अच्छा लगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही तो इस फिल्म की बात है। जाओ और देखो इसे, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इतने मजेदार रिकमेंडेशंस के लिए सब्सक्राइब करना तो बनता है। सब्सक्राइब।